देखिए, दूसरा प्रश्न अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा टफ ही है, आसान तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगता है सर ये यूपीएससी लेवल का आपने प्रश्न बना दिया। तो मैं आज प्रमाण ये लाया कि आप प्रश्नों से डरा मत करें। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक से मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनाए। कक्षा 11 की किताब है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाती है। और आप इसमें पेज नंबर भी देख सकते हैं जहां से मैंने वर्डिंग उठाई क्वेश्चन की। सीधे आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे महासागर के बारे में, तो पहले ही पेज से मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया। इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ ले अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब ये प्रश्न सामने रखा जाता है तो उनको लगता है एनसीईआरटी में प्रश्न क्या। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या बताता है उसी को थोड़ा सा ब्रीफ में केवल समझा देता। ये जो बच्चे क्लास करेंगे उनको यहाँ पर चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, या क्लास में मैं कुछ नोट्स देता हूँ जो एनोटेशन फाइल पर रहती वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर यही बात कह रहा हूं कि आप यहाँ पर एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो उसका एक अप्रोच होता है। तो जो ये प्रश्न पूछा गया है इसके बारे में थोड़ा सा बस ये आप जान लीजिए कि जैसे आपने पढ़ा कि हमारा जो धरातल है यानी जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस अगर आपसे पूछा जाए बताइए समान है या असमान है? असमान है। असमान इसलिए आप कहते हैं, इसे अनइवन इसलिए आप कहते हैं क्योंकि आप क्या देखते हैं, कहीं पर ऊंचाई है कहीं पर नीचा भाग है। तो इस ऊंचे नीचे भाग को भूगोल की भाषा में कहते हैं रिलीफ, यानी इसे उच्चावच कहा जाता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं धरातल पर कौन कौन से उच्चावच लक्षण होते हैं, पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, ये सब। ऐसे ही समुद्र का जो तल होता है, समुद्र अधःस्थल यानी ओशन बेसिन जिसे हम कहते हैं, ओशन फ्लोर जिसे हम कहते हैं, इसमें भी कई तरह से उच्चावच पाए जाते हैं, इनमें भी रिलीफ पाए जाते हैं। यानी ये मत सोचिए कि समुद्र के नीचे जो जमीन है जिस पर गर्त में पानी भरा हुआ है वो केवल यहाँ पर एक गहरा भाग है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र के अंदर भी पर्वत है या पहाड़ है? तो उसके अंदर भी एक पर्वत, जैसे प्रशांत महासागर में एक पर्वत है जो लगभग आप देखें 8,000 मीटर वो भी ऊंचा लिए है, मतलब 6,000 समथिंग है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने ऊंचे पर्वत प्रशांत महासागर के अंदर मौजूद है और उसी का नाम है मैनाकी पर्वत। तो ये दिखाता है कि समुद्र के अंदर भी कई तरह से रिलीफ फीचर्स होते हैं। जैसे अर्थ सरफेस पर ये फीचर्स बनते हैं ऐसे समुद्र के अंदर भी बनते हैं। तो इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसी में कॉन्टिनेंटल सेल्फ भी एक संरचना, ये भी एक लैंडफॉर्म है। तो जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ लिखा है जिसके बारे में आपको प्रश्न दिया गया, ये समुद्र के अंदर पाए जाने वाले लैंडफॉर्म्स है, उस पर यह प्रश्न दिया गया। और ये मैं सिर्फ इसलिए प्रश्न दिया हूं कि बच्चों आपको कम से कम ये पता चल जाए कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता क्या। ये अपने आप में एक नोट्स है, इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा। एनसीईआरटी की किताब की ही लाइन मैंने उठा के रख दी कि आपको पता चल जाए महाद्वीपीय मग्न तट होता क्या है। ये महाद्वीप का वो हिस्सा होता है जो डूबा हुआ किसमें है, समुद्र में। यानी एक जगह पर महाद्वीप जो जमीन है वो कहीं ना कहीं सागर से मिल रहा होगा। तो जो जमीन का वो हिस्सा है, जैसे आप बंबई के तट पर खड़े हैं तो सामने कौन सा सागर, अरब सागर। लेकिन बंबई के तट के किनारे आप देखेंगे कि जब आप अरब सागर में एंट्री करते हैं तो तुरंत उतनी गहराई नहीं जितना आगे जाकर है। तो वो जो आप गहराई धीरे धीरे बढ़ रही, यानी जमीन जहां खत्म होती जा रही, तो ये जो ढाल जा रहा है इसी को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इसको महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। मग्न का मतलब डूबा हुआ और तट का मतलब जो हमारे जमीन का किनारा है, महासागरों के किनारे। तो महाद्वीपीय मग्न तट डूबा हुआ विस्तार है, ये स्टेटमेंट सही है। आपको आंसर क्या लगाना, सही नहीं। फिर लिखा महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित, यानी कि ये जो जमीन आप देखते हैं ज्यादातर ग्रेनाइट चट्टानों से बनी। क्योंकि जमीन के बारे में आप पढ़ेंगे, जो हमारे धरातल की ऊपरी सतह है इसमें कई तरह की चट्टानें पाई जाती। इसमें कुछ आग्नेय चट्टानें होती हैं, कुछ अवसादी चट्टानें होती हैं और कुछ रूपांतरित। तो ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान, और इससे बना होता है यह महाद्वीपीय मग्न तट। फिर कह रहा है महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का ही एक भाग है, यह भी सही है।
मैंने कहा जमीन जो समुद्र में डूबी हुई है। तो ये तीनों चीजें जो लिखी है ये आपके लिए एक नोट्स है, ये आपको याद होना चाहिए। चौथा स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट किसका है, वो अटलांटिक महासागर में ना होकर आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में। तो बच्चों मैंने यही कहा था कि जिस दिन आप प्रश्न पढ़कर ये जानना शुरू कर देते हैं कि ये किस विषय का है, किस चैप्टर का है, आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में होती। तो अब कोई भी पूछे प्रश्न कहाँ से आया तो ये तो कहोगे ही भूगोल से, इसमें कोई डाउट किसी को। और दूसरा भौतिक भूगोल से, फिजिकल ज्योग्राफी। चैप्टर पूछेंगे तो कौन सा चैप्टर बताओगे, जल मंडल। भौतिक भूगोल में मैं 5 चैप्टर पढ़ाता हूं, उसमें एक चैप्टर आपका रहता है जल मंडल, महासागरों के बारे में आप पढ़ते हैं। तो जल मंडल के अंतर्गत इस तरह से कई संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। ये गलत है, यहां अटलांटिक ना होकर क्या होना चाहिए, आर्कटिक महासागर। तो ये अपने आप में पूरा एक नोट्स है महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल करते हैं।